सौर एकेडमी सतना में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान समान अध्ययन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिटेल चर्चा कर रहे हैं। इसी से प्रश्न अभी पटवारी एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं और आगामी जो PMPPSC प्री का एग्जाम होना है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों प्रकार के अभ्यर्थी देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल पाल वंश के प्रसिद्ध शासक थे और इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब की थी? 775 ईस्वी के आसपास से लेकर 800 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। बाद में इसको 1202 से 1203 के बीच में बख्तियार ने इसे नष्ट कर दिया था। और यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में स्थित है। तो ये सारे फैक्टों को याद रखिए, वर्तमान में भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर प्रशासन नहीं किया है? दिल्ली सल्तनत पर मुख्य रूप से 5 वंशों ने प्रशासन किया है। प्रथम में गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश का शासन हुआ था 1206 से 1290 के बीच में। ये डेट भी याद रखिए, हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न पूछा जाए। दूसरे में खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया था। फिर तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक रहा। ये सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का रहा। ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा का किस वंश का कार्यकाल रहा? तो तुगलक वंश का रहा। चौथे में आता है सैयद वंश, जिसका कार्यकाल रहा 1414 से लेकर 1451 तक। और लास्ट में लोधी वंश आता है, जिसके अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मुगल शासक बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये भी याद रखिए। यहाँ पे जो गौरी वंश है इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा गौरी वंश। और इनको क्रम से याद रखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और उसके बाद लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। सारे फैक्टों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन 1950 में, वर्ष 1950 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1950 में। और इसमें विद्युत मंडल के अंतर्गत उत्पादन, ट्रांसमिशन, बिजली वितरण की कुल 5 कंपनियां हैं। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये जो घटनाएं दी हुई हैं इनका सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखें, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, तो उस नाम से भी याद रखिए। नागपुर सत्याग्रह 1923 में हुआ था। और राजकोट सत्याग्रह जो था ये 1938 में हुआ था। तो यहाँ पे सही अनुक्रम की बात करें तो फर्स्ट में 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 3, 4, 1, 2 है। इसकी डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह जो था 1928 में हुआ था और ये गुजरात में संपन्न हुआ था। ये किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। यहीं पे इन्होंने सरदार की उपाधि भी पाई थी। दूसरे नंबर पे जो राजकोट सत्याग्रह है ये 1938-39 के दौरान हुआ था और ये सत्याग्रह किसानों के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। तो ये भी याद रखिए, यदि पूछा जाए कि गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और चौथा है नागपुर सत्याग्रह। नागपुर और जबलपुर में ध्वज सत्याग्रह के रूप में 1923 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां जो थी जहांगीर की पत्नी थी। किसकी? मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। यद्यपि नूरजहां इनका असली नाम नहीं था, असली नाम इसका मेहरुन्निसा था और जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी थी।
तो यहाँ पे जो नूर जहाँ थी वो उपाधि प्राप्त थी और इनका जो मेन नाम था, मुख्य नाम था, मेहरुन्निसा था। किनकी पत्नी थी? जहांगीर की, याद रखिए। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन थे? तो हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार थे मीरक मिर्जा के द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया गया था और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? दिल्ली में। यह मकबरा जो है हुमायूं की बेगम हमीदा बानो के आदेशानुसार 1562 में बनाया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मीरक मिर्जा। कब बनाया गया था? 1562 में। कहाँ पे है? दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किस स्थान से किया गया है? तो जो ये भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 3 उपग्रह का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया है। कहाँ से किया गया है? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया है। ये 2019 में प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत ने अप्रैल 2021 में किस समुद्री जीव के लिए अपना पहला सदस्य टीका विकसित किया है? तो भारत ने अप्रैल 2021 में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस समुद्री जीव ने? तो मछली जो समुद्री जीव तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश एक्वाकल्चर ने वायरल नर्वस नेक्रोसिस के लिए एक स्वदेशी टीका विकसित किया और इस वैक्सीन का नाम क्या था? नोवावैक्स आर वैक्सीन। और ये किससे संबंधित है? ये मछली से संबंधित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान के किस अनुसूची में नगर निगम नगर पालिका से संबंधित मामलों की व्यवस्था की गई है? तो हम सभी को पता है कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन आया था। 73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायती राज से संबंधित था, ग्राम पंचायत वगैरह से का प्रावधान है। 74वां संविधान संशोधन जो था 12वीं अनुसूची में इसकी व्यवस्था की गई है, जिसमें नगर निगम और नगर पालिका से संबंधित मामलों की व्यवस्था की गई है। तो कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची। किससे? 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और यदि 11वीं अनुसूची के विषय में बात करें तो पंचायती राज, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत इत्यादि आते हैं इसमें। और ये किसमें है? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था। दोनों ही फैक्ट याद रखिए, दोनों ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? पूछा गया है कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है? तो मृच्छकटिकम ये कालिदास की कृति नहीं है। मेघदूतम, मिक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम ये सभी क्या है? कालिदास की रचनाएं हैं। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम नाटक की भी रचना की थी। जो मृच्छकटिकम है ये किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है। इसके राइटर का भी नाम याद रखिए। मृच्छकटिकम किसकी साहित्यिक कृति है? ये शूद्रक द्वारा लिखी है। और इस नाटक में जो गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन मिलता है। मृच्छकटिकम में कहाँ है? किसका वर्णन मिलता है? गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन मिलता है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो हैं, यदि 4 मठों की बात करें, यदि हम भारत के नक्शे की बात करें तो जो उत्तर में कहाँ स्थित है? जोशी मठ। पश्चिम में बात कर लें तो द्वारिका। पूर्व में बात करें तो पुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी। तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 मठ कहाँ स्थित है? उत्तर में जोशी मठ, पश्चिम में द्वारिका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इनकी दिशाओं को भी याद रखिएगा। जोशीमठ उत्तर, द्वारिका पश्चिम, पुरी पूर्व में और श्रृंगेरी दक्षिण। इस तरह से इनके दिशाओं को भी याद रखिएगा, चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो अभिनव भारत का आयोजन जो था वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वीर सावरकर के द्वारा। कब किया गया था? 1905 में। ये डेट भी याद रखिएगा, कब किया गया था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से वायसराय के काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। तो इसमें इनमें से जो दिया हुआ है, हॉर्डिंग द्वितीय, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, मिंटो द्वितीय, तो
किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पास हुआ था? तो ये चेम्सफोर्ड, लॉर्ड अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। और इनका कार्यकाल कब से रहा? 1916 से 1921। और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। तो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 1757 से लेकर 1763 के बीच में। कब लड़ा गया था? 1757 से 1763 के बीच में तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। और किनके बीच था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। किसके बीच था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और इसमें जो अंग्रेजी सेनापति था सर आयर कुट के नेतृत्व में 1760, ये भी डेट याद रखिएगा, 1760 में बांडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों को हराकर और इनके सेनापति बुस्सी को युद्धबंदी बना लिया था। तो 1760 में बांडीवास नामक स्थान पर हराया था। किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कब से कब तक? 1757 से 1763 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठे निम्नलिखित में से किससे पराजित हुए थे? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो मराठों और किनके बीच हुआ था? तो ईरान के जो सम्राट था नादिर शाह, उसकी मृत्यु के पश्चात उनका जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था। और उसके बाद 1748 से लेकर 1767 तक इसने भारत पे कई बार आक्रमण किए। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो विजय रही है मराठों के विरुद्ध 1761 में, ये पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। तो तीसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अफगानों और मराठों के बीच में। कब हुआ था? 1761 में। अफगानों की तरफ से किसने लड़ा था? अहमद शाह अब्दाली ने। ये सारे फैक्ट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है? कर्नाटक राज्य में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? तो यहाँ पे देखें तो अरुणाचल प्रदेश जो ऐसा राज्य मध्य भारत का जिसकी सीमा 3 राज्यों से मिलती है। कहाँ कहाँ से मिलती है? चीन, भूटान और म्यांमार। ये 3 देशों से इसकी सीमा मिलती है। कौन कौन से? चीन, भूटान और म्यांमार। इस 3 देशों से इसकी सीमा मिलती है। वो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और इसकी सीमा इसके अलावा भारतीय राज्यों से असम, नागालैंड से भी मिलती है। और यदि इसकी राजधानी की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। जी भी याद रखिए। इनके यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेमा खांडू हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी विभाग को सीमांकित नहीं करती है। तो यदि यहाँ पे देखें तो रेड क्लिफ लाइन, सर क्रिक लाइन, मैकमोहन लाइन, जो डूरंड लाइन है, ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी विभाग को सीमांकित नहीं करती है। डूरंड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये लंबी सीमा बनाती है। और ये 2430 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। और इसमें एक फैक्ट और याद रखिए, ब्रिटिश इंडिया के उस समय के तत्कालिक विदेश मंत्री जो थे मार्मिमर डूरंड के नाम पर ये रेखा निर्धारित की गई है। किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये डूरंड रेखा जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा सीमांकित नहीं करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो टाइगर परियोजना जो शुरू की गई थी वो 1974 में शुरू की गई थी। कब? 1973 में। टाइगर परियोजना जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1973 में शुरू की गया था। और इसका जो उद्देश्य है बाघों का संरक्षण करना। बाघों के संरक्षण के उद्देश्य, बाघों की संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1973 में। नेक्स्ट देख लेते हैं।
जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? जो जैव मंडल होता है उसमें सभी जीवित जातियां जो होती हैं जीवित रहने के लिए एक दूसरे से संबंधित रहती हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। और इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं? पारितंत्र नाम देते हैं, इकोसिस्टम। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पारितंत्र, इसको इकोसिस्टम भी बोलते हैं। ये भी याद रखिए, इकोसिस्टम। सभी जो जीवित जातियां होती हैं एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और इसी पश्चिमी घाट को भारत के पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक तप्त स्थल। याद रखिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे काश्मीरी स्टैग या हंगुल पाए जाते हैं। हिरण टाइप का एक जानवर होता है, काश्मीरी स्टैग या हंगुल पाए जाते हैं। कहाँ पे स्थित है दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री भी कहा जाता है? तो सह्याद्री किसे कहा जाता है? तो भारत में जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री भी कहा जाता है। किसको? सॉरी, ये गलत हो गया। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। सबसे ज़्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट में ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र से है। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण। जनसंख्या में जो उच्च वृद्धि दर, ये क्या होती है? उच्च वृद्धि दर में क्या होता है? जनसंख्या में जो उच्च वृद्धि दर होती है, जो जन्म दर होती है इसमें उच्च होती है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाती है? निम्न हो जाती है, जिसके कारण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर हो जाती है। और भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च है, क्योंकि यहाँ पे जो मृत्यु दर में वो कमी आई है। और यही कारण है कि भारत में जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर। उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर। जन्म दर तो उच्च है, लेकिन मृत्यु दर निम्न होने के कारण उच्च वृद्धि दर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अवमूल्यन किया जाता है। मुद्रा का जो अवमूल्यन है वो कब किया जाता है? तो सबसे पहले मुद्रा के अवमूल्यन को समझ लेते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? मुद्रा के मूल्य का किसी अन्य देश की मुद्रा के मुकाबले उसके मूल्य को कम करना या उसके मूल्य का ह्रास करना, ये क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। अपने देश की मुद्रा का किसी अन्य देश की मुद्रा के साथ उसके मुद्रा के मूल्य को क्या करना? उसका मुद्रा के मूल्य को कम करना या ह्रास करना। तो ये क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। और इससे फ़ायदा क्या हो, मतलब इससे होता क्या है कि जो अगले देश की तुलना में हमारे देश की मुद्रा कम हो जाएगी, तो उसमें क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जो देसी वस्तुएं होती हैं वो सस्ती हो जाती हैं। तो इसमें किसको बढ़ावा मिलता है? निर्यात को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निर्यात को बढ़ावा मिलता है, निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। तो अवमूल्यन किया जाता है किसके लिए? निर्यात को बढ़ाने के लिए। इसमें वस्तुएं क्या होती हैं? सस्ती हो जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था? तो जो प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1969 में किया गया था। प्रमुख जो 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, और उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की कब शुरुआत हुई थी? तो 24 जुलाई 1991 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, और इसके साथ ही देश में नए आर्थिक सुधारों के युग का सूत्रपात हुआ। जो एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो आया था, एलपीजी मॉडल को अपनाया गया था। तो वहाँ से नई औद्योगिक नीति के साथ ही आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 24 जुलाई 1991। डेट याद रखिएगा। प्रधानमंत्री उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित ऋतु में से एक का अर्थ है
शरीर आपके पास लाया जाए, निम्नलिखित में से किस एक का अर्थ है कि शरीर आपके पास लाया जाए? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है इसका अर्थ होता है कि शरीर का मतलब होता है कि जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए, शरीर आपके पास लाया जाए। तो यह किसके अंतर्गत आता है, किसका अर्थ होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 32 में, हाई कोर्ट को किस में प्राप्त है? अनुच्छेद 226 में। ये दोनों अनुच्छेद भी याद रखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये भी याद रखिए। और यहां पे शरीर आपके पास लाया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? गुजरी महल किसने बनवाया था? तो जो गुजरी महल का निर्माण था ये ग्वालियर के प्रख्यात राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। ग्वालियर के जो राजा थे, राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। और ये कब करवाया था? 1486 से लेकर जो कार्यकाल है इसका 1516 के बीच में करवाया था। और इन्होंने अपनी प्रेमिका मृगनयनी जो गुज्जर जाति की थी उनके मतलब याद में करवाया था। और ये ग्वालियर के दुर्ग में एक कलात्मक और सुंदर महल है जिसे हम क्या कहते हैं? गुजरी महल। निर्माण किसने कराया था? मानसिंह ने। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो जो चरण पादुका नरसंहार है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चरण पादुका नामक जगह थी, वहाँ 14 जनवरी 1931 को एक शांति सभा चल रही थी जिसमें अंग्रेजी जो जनरल था फिशर, उसने निहत्थों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और उसी को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। इसे किस नाम से जानते हैं? चरण पादुका नरसंहार। इसे डेट भी याद रखिएगा, 14 जनवरी 1931। महत्वपूर्ण डेट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। 14 जनवरी 1931 कहाँ स्थित है? छतरपुर जिले में। नेक्स्ट देख लेते हैं, धंगदेव किस वंश के शासक थे? तो धंगदेव किस वंश के शासक थे? तो धंगदेव जो थे जजाक भक्ति के चंदेल वंश के शासक थे। जजाक भक्ति के चंदेल वंश के शासक थे। और ये चंदेल प्रतिहारों के सामंत रहे। जो चंदेल थे प्रतिहारों के सामंत रहे। और धंगदेव का कार्यकाल कब तक रहा? तो 950 से 1007 तक इनका कार्यकाल रहा। और उस समय चंदेल पूरी तरह से प्रतिहारों से स्वतंत्र हो गए थे। और जो खजुराहों के प्रसिद्ध मंदिर पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी राजा धंगदेव द्वारा कराया गया था, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन परमार वंश के शासक नहीं थे? तो यहाँ पे देखें तो उपेंद्र, मुंज, उदयादित्य ये तीनों ही परमार वंश के शासक थे। जो गांगेय देव थे ये परमार वंश के शासक नहीं थे। गांगेय देव किसके शासक थे? ये कलचुरी राजवंश के शासक थे। इनका कार्यकाल 1015 से लेकर 1041 के बीच में रहा। 15 से लेकर 1041 के बीच में रहा। ये कलचुरी वंश के प्रमुख शासक रहे। और गांगेय देव ने परमार राजा भोज और चोल राजा राजेंद्र से मिलकर चालुक्य राजा जयसिंह पर आक्रमण किया था। और बाद में राजा भोज ने गांगेय देव को पराजित किया था, लेकिन गांगेय देव ने चंदेलों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांगेय देव। परमार वंश नहीं, किससे? कलचुरी वंश से संबंधित है। नाबार्ड संबंधित है। नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड जो संबंधित है, इसका जो फुल फॉर्म है नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD, नाबार्ड। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना जो की गई थी, ये डेट भी याद रखिएगा, अभी पटवारी एग्जाम में पूछा गया है, जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नाबार्ड जो होता है ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था है
जो वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। तो ये याद रखिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले तो सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय कौन सा? माधव संगीत महाविद्यालय, ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय है। और ये कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1918 में की गई थी। तो इस तरह से हमने आज सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, और इससे आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आ रहे हैं, ये अभी पटवारी एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं और आगामी MPPSC एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।